हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एसिडिटी ऑफ एल्काइंस। ओके, एसिडिटी ऑफ एल्काइंस हमें पढ़ना है अभी। तो देखते हैं एल्काइंस बेसिकली किस तरह से एसिडिटी शो करते हैं। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं अभी। ये एसिडिटी ऑफ एसिटाइलिन एंड टर्मिनल एल्काइंस। ओके, टर्मिनल एल्काइंस कहो या एसिटिलीन कहो, क्या है ये एसिटिलीन एल्काइंस के ही टाइप है। ठीक है, तो हम यहाँ पे सिंपली कह सकते हैं कि एसिडिटी ऑफ एल्काइंस पढ़ रहे हैं। ओके, तो एसिडिटी बेसिकली क्या होती है, देखो एसिडिटी प्रोपोर्शनल होती है। एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pKa वैल्यू। ओके, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है Ka वैल्यू के। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जिसकी भी pKa वैल्यू ज़्यादा होगी उसकी एसिडिटी कम होगी, और जिसकी भी Ka वैल्यू ज़्यादा होगी उसकी एसिडिटी भी ज़्यादा होगी। पर ज़्यादातर हम यहाँ जो पढ़ेंगे वो pKa वैल्यू के बेसिस पे भी पढ़ेंगे, इसलिए ये आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। तो pKa वैल्यू ज़्यादा मतलब एसिडिटी कम, pKa वैल्यू कम मतलब एसिडिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। देखो, रिलेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सबसे पहले एसिडिटी को समझने के लिए आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का नॉलेज होना जरूरी है कि कौन से एटम्स है या एलिमेंट्स है जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो ज़्यादा होती है, कौन से एटम्स या एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो कम होती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो हमारे यूज में आएगा यहाँ पे उसके बारे में देख लेते हैं। रिलेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणता। ठीक है, किसकी होती है ज्यादा विद्युत ऋणता? सबसे ज्यादा फ्लोरीन की होती है, हमें पता है। फिर ऑक्सीजन की होती है, फिर नाइट्रोजन की होती है, फिर कार्बन की होती है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बेसिकली रोल क्या है। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं आप एग्जाम्पल लेके कि एसिडिक स्ट्रेंथ। अगर मैं कुछ ऐसे एसिड लेती हूँ जिनमें क्या हो, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या कार्बन प्रेजेंट हो, कुछ ऐसे एटम्स या फिर कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स में कहूँ कि मैं लेती हूँ जिनमें क्या हो, फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन और कार्बन प्रेजेंट हो, तो फिर हम जो है वो वहां पे हम कंपेयर करके बता सकते हैं कि किसकी एसिडिटी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से क्या कनेक्शन है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे मैंने लिया है HF, ये आपका एक तरह का एसिड है ये। ठीक है, उसके बाद मैंने लिया है H2O। देखो इसमें ध्यान रखना, एक एक करके देखना, फ्लोरीन आया, अब ऑक्सीजन आया। ठीक है, इसके बाद लिया हमने NH3, नाइट्रोजन भी आ गया। उसके बाद लिया हमने CH4, ठीक है, कार्बन भी आ गया। तो अगर आपको इन चारों में से एसिडिक स्ट्रेंथ पता करनी हो कि किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, ठीक है, तो वो आप कैसे पता करोगे? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, ठीक है, उस बेसिस पे आप बताएंगे कि वहां पे उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी। तो HF तो बेसिकली आपका एक एसिड ही है। ओके, H2O जो है यहाँ पे एसिड की तरह भी यूज होता है और बेस की तरह भी यूज होता है, डिपेंड करता है कि हमें रिएक्शन कैसी है। ओके, उसके बाद जो है NH3 यहाँ पे क्या है, एक बेस की तरह यूज होता है। ठीक है, NH3 यहाँ पे क्या है, बेस की तरह यूज होता है। और उसके बाद जो है CH4 यहाँ पे न्यूट्रल है। तो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी है? सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ है HF की, फिर H2O की, फिर NH3 की, और फिर जो है वो CH4 की है। ओके, तो यहाँ पे रीजन क्या है? एक तो रीजन यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का है। देखो कैसे, H और F इस तरीके से रहेंगे। हमने कहा कि फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो बहुत ज्यादा है, तो मतलब कि ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेगा, ये फ्लोरीन अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, जैसे ही बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींचेगा, बहुत तेजी से अपनी तरफ खींचेगा, तो ये हाइड्रोजन आसानी से जो है बाहर निकल जाएगा।
हाइड्रोजन क्या होगा यहाँ से बहुत आसानी से बाहर निकल जाएगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा थी तो इसने सारे बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लिया। इसी तरीके से जब ये H2O का केस आता है तो H2O में भी ये ऑक्सीजन जो है वो क्या करता है, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। तो एक तरफ के हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को ये पूरी तरह अपनी तरफ खींच लेता है बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को, तो ये क्या कर देता है H+ और OH- का फॉर्मेशन कर देता है यहाँ पे। तो आसानी से ये भी थोड़ा फ्लोरीन के जितना नहीं पर ये भी जो है H+ आसानी से रिमूव कर सकता है, ठीक है। HF बहुत ही ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ रखता है। ओके, नाउ NH3 ये क्या है हमारा एज बेस यूज होता है। यहां से प्रोटॉन निकालना कोई आसान बात नहीं है, क्योंकि प्रोटॉन तो आके यहाँ क्या करता है खुद जुड़ने लगता है, प्रोटॉन तो आके खुद जुड़ने लगता है, ठीक है। अगर कंडीशन फेवरेबल हो तो प्रोटॉन आके यहाँ पे खुद जुड़ने लगता है और ये जुड़ के क्या बना देता है अमोनियम आयन बना देता है। ओके, तो कंपैरेटिव देखें तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा प्रोटॉन की कैपेसिटी इसकी होती है कि प्रोटॉन यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट हो जाए, उसके बाद जो है H2O के केस में एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा, यहाँ होगा नहीं, ठीक है। और यहाँ तो कोई चांस ही नहीं बनता कि यहाँ से बहुत आसानी से बिना कोई बाय फोर्स के हम यहाँ से प्रोटॉन रिलीज करवा सके। क्लियर, तो ये तो था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का रोल। ओके, अब बात आती है यहाँ पे pKa वैल्यू, क्योंकि हमने कहा कि एसिडिटी जो है वो pKa वैल्यू की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ओके, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि ये आपको डाटा दे रखा होगा ज्यादातर, ठीक है, ये आपको निकालना नहीं है, डाटा दे रखा होगा कि HF की pKa वैल्यू कितनी होती है 3.2 होती है, इसकी होती है 15.7 होती है, इसकी होती है 36 और इसकी होती है 60। अब देखो सबसे कम pKa वैल्यू किसकी है, HF की है। तो मैंने कहा था जितनी कम pKa वैल्यू उतनी ज्यादा एसिडिटी शो करेगा हमारा मॉलिक्यूल। क्लियर, तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड अगर आप कहें यहाँ पे तो कौन है स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड है हमारा HF, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्लियर, और सबसे ज्यादा वीक एसिड कौन है, सबसे ज्यादा वीक एसिड है हमारा CH4, क्योंकि इसका pKa वैल्यू कितना है 60, जितना ज्यादा pKa हाई उतनी एसिडिटी कम। क्लियर ये चीज, ओके। तो ये था pKa वैल्यू का रोल और जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है उसका केस कि दोनों को किस तरह से आप एसिडिक स्ट्रेंथ के साथ कंपेयर कर सकते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ पता करने के लिए यूज में ले सकते हैं। क्लियर यहाँ तक, तो ये तो थे कुछ मॉलिक्यूल्स, पर हमें यहाँ पे पढ़ना क्या है, ये तो समझने के लिए था कि बेसिकली एसिडिक स्ट्रेंथ का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से क्या रिलेशन है, pKa से किस तरह से हम देखते हैं, ये तो उसके लिए हमें यहाँ पे बेसिकली क्या पढ़ना है, एल्काइंस के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं एल्काइंस के बारे में कि एल्काइंस में एसिडिटी किस तरह से होती है। तो टर्मिनल एल्काइन की अगर बात करें तो टर्मिनल एल्काइन में जो एसिडिटी होगी उसको कुछ फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे, वो कैसे अफेक्ट करेंगे देखते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्ट्रक्चर, यहाँ पे लिखते हैं हम ये देते हैं स्ट्रक्चरल फैक्टर्स, structural factor affecting acidic nature of terminal alkyne, या फिर आप एल्काइन लिखो सीधा, ठीक है, टर्मिनल एल्काइन लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे लिखो एल्काइन, यहाँ पे एल्काइन, टर्मिनल आए तो टर्मिनल देखना, नहीं तो ये होगा हमारा एल्काइन। क्लियर, चलो स्टार्ट करते हैं। कौन से फैक्टर है, पहला फैक्टर हम यहाँ पे लिखेंगे, पहला फैक्टर लिखेंगे इफेक्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, इफेक्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन।
इफेक्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है एल्काइन की एसिडिटी पर। तो यहाँ पे बेसिकली जो हाइब्रिडाइजेशन है वो बताता है कि कार्बन की एल्काइन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी होगी। जैसे कि देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, इसीलिए मैंने आपको पहले समझा दिया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप किस तरह से देखते हैं ना। चलो तो ये स्टार्ट करते हैं हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन इज इक्वल टू वो कार्बन जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp हो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है। फिर वो कार्बन जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो उसकी sp से कम होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होती है। ठीक है, देखेंगे अब किस तरह से s कैरेक्टर। अब जो sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है उसमें s कैरेक्टर कितना होगा 50% होगा, sp2 में कितना होगा 30% होगा, और sp3 में कितना होगा 25% होगा। ठीक है, s कैरेक्टर मतलब कि ये s है और ये p है, तो s पार्ट कितना है p पार्ट कितना है, ये 50 होगा ये 50 होगा, टोटल 100 हुआ। ठीक है, इसी तरह से s p p ये क्या है sp2 तो 33 इनका। ठीक है, पॉइंट में भी आएगा। फाइन 33.3 लिख लो, 33.3 33.3 और 33.3 लगभग। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट आता है आपका कि ये sp3 25 इसका 25 इसका 25 इसका और 25 इसका। ठीक है, ये इतना पार्टिसिपेट करते हैं। और s कैरेक्टर का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से भाई क्या रोल है वो देखेंगे अभी आगे। ठीक है, जितना s कैरेक्टर ज्यादा उतना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, और जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा उतना ही क्या एसिडिटी ज्यादा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं डायरेक्ट कि एसिडिटी is directly proportional to electronegativity and electronegativity is directly proportional to percentage S character, directly proportional to percentage S character। ठीक है, अब एग्जाम्पल लेते हैं। ओके, इससे पहले एक और पॉइंट, अट्रैक्शन फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, अट्रैक्शन फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, अट्रैक्शन फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन किसमें सबसे ज्यादा होता है, sp में सबसे ज्यादा होता है, फिर sp2 में होता है, फिर sp3 में होता है। देखो कैसे s कैरेक्टर का क्या मतलब है। देखो एक एटम है आपका, मान लो कार्बन का एटम है, उसका ये न्यूक्लियस है। ठीक है, क्या होता है ऑर्बिटल किस तरह से होते हैं, ये आपका s ऑर्बिटल हो गया, ये आपका p ऑर्बिटल हो गया, ये आपका d ऑर्बिटल हो गया। ठीक है, इस तरह से ऑर्बिटल हो गया, f ऑर्बिटल हो गया। ठीक है, इस तरह से हो गया। तो आप देखेंगे ये न्यूक्लियस के सबसे नजदीक कौन है, न्यूक्लियस के सबसे नजदीक है हमारा s ऑर्बिटल। तो वह कार्बन या वह एटम जो न्यूक्लियस के, वह कार्बन या वह एटम जिसमें s कैरेक्टर सबसे ज्यादा हो, मतलब कि उसका न्यूक्लियस से इंटरैक्शन सबसे ज्यादा होगा। क्या s कैरेक्टर सबसे ज्यादा मतलब कि न्यूक्लियस से इंटरैक्शन सबसे ज्यादा। न्यूक्लियस से इंटरैक्शन सबसे ज्यादा सिंपल मतलब है कि जो s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन रखे हुए होंगे वो न्यूक्लियस से बहुत ज्यादा इंटरैक्ट करेंगे, और न्यूक्लियस के पास है, न्यूक्लियस का चार्ज कैसा है पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन का कैसा है नेगेटिव, तो इनके बीच में क्या होगा बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा। क्या करेगा, बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स यहाँ पे काम करेगा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि अट्रैक्शन फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा किसमें होता है, sp में होता है, sp2 में होता है, sp3 में सबसे कम होता है। तो समझ में आ गया ये कि अट्रैक्शन फोर्स का मतलब क्या है और s कैरेक्टर का मतलब क्या है, और s कैरेक्टर का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से क्या लेना देना है। ठीक है, तो ये s कैरेक्टर को इसलिए हम बताते हैं कि जितना s कैरेक्टर ज्यादा होगा उसका अट्रैक्शन फोर्स भी उतना ही ज्यादा होगा, और जितना अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी उतनी ही ज्यादा होगी। सिंपल है। ठीक है, तो यहाँ पे लेते हैं हम पहले एग्जाम्पल, ये हमारा ये। ठीक है,
इसके बाद लेते हैं हम CH2 डबल बॉन्ड CH2, उसके बाद लेते हैं CH3 CH3। अब आप यहाँ नोटिस करो, ये जो है क्या है हमारा sp कार्बन, ये हमारे क्या है sp2 कार्बन, sp2 कार्बन, और ये हमारे क्या है sp3 कार्बन, sp3 कार्बन। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे ज्यादा कहाँ होगी, कहाँ होगी, ये जो दोनों कार्बन है इन पर s कैरेक्टर 50-50% है, और s कैरेक्टर ज्यादा है मतलब कि दोनों के बीच में अट्रैक्शन भी बहुत ज्यादा होगा। क्लियर है ये चीज, ठीक है। अब अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है मतलब कि ये बॉन्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग बना हुआ है, ठीक है, ये बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है और इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है, तो सिंपल मतलब है कि इसके बीच में जो ये वाला बॉन्ड है ये क्या हो गया है, वीक हो गया है। ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो गया तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 50-50% के बीच में हाइब्रिडाइज है दोनों, इंटरेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है, तो ये बाहर का जो ये CH बॉन्ड है ये हो गया है वीक। और जैसे ही हम कहते हैं वीक है, यानी सिंपली मतलब है कि ये जब स्ट्रॉन्ग है, s कैरेक्टर ज्यादा, तो ये भी क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा और यहाँ से H+ जो है वो आसानी से रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन विच हैव sp hybridization is greater than sp2 and sp3। क्लियर है इतना, ठीक है। तो ये था रीजन इसके पीछे का कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो इसकी ज्यादा क्यों है, और अभी मैंने कहा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज्यादा है तो एसिडिटी भी किसकी ज्यादा होगी, एसिडिटी भी इसी की ज्यादा होगी। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं एसिडिटी ऑर्डर, आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एसिडिटी ऑर्डर। क्लियर इतना, ठीक है। और पीके लिखना हो वैल्यू तो इसकी पीके वैल्यू दे रखी है, इसकी पीके वैल्यू 25 होती है, फिर इसकी पीके वैल्यू 44 होती है, और इसकी पीके वैल्यू कितनी होती है, इसकी पीके वैल्यू होती है 50। तो पीके वैल्यू से भी पता चल रहा है कि जो हमारा एसिटिलीन है वो सबसे ज्यादा एसिडिक होता है। क्लियर है। तो ये था हाइब्रिडाइजेशन का रोल, कि हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू आप कैसे एल्काइंस में जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करके उसकी एसिडिटी जो है वो डिटरमाइन कर सकते हैं, उसकी एसिडिटी के बारे में आइडिया लगा सकते हैं। ओके, चलो अब जो सेकेंड पीरियड एलिमेंट है हमारे, पीरियोडिक टेबल आपको पता होगी, ठीक है, नहीं पता हो तो जाके देखना बुक में अपनी वापस से, ठीक है। उसमें जो सेकेंड पीरियड के जो एलिमेंट है, ओके, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, कार्बन हो गया, फाइन। तो ऑक्सीजन, क्लोरीन, कार्बन, फ्लोरीन, ये क्या करते हैं, ये जो है वो एटम्स का फॉर्मेशन करते हैं जो कुछ ना कुछ पीके वैल्यू रखते हैं, ठीक है। तो जो सेकेंड पीरियड एलिमेंट है उनके जो हाइड्राइड्स है उनकी पीके वैल्यू चेक करते हैं हम। देखो, हालांकि इसका कोई यहाँ रोल नहीं है, तो थोड़ा सा जनरल नॉलेज के लिए, क्योंकि आपकी बुक में दे रखा है, तो इसको देख लो कि जो सेकेंड ऑर्डर एलिमेंट के हाइड्राइड होते हैं उनकी पीके वैल्यू क्या होती है। ओके, तो ये है आपका HF, फ्लोरीन हो गया, दूसरा क्या है सेकेंड ऑर्डर, ऑक्सीजन, इसका हाइड्राइड हो गया, तीसरा क्या है, कार्बन है, ये इसके हाइड्राइड हो गए, ठीक है, नाइट्रोजन है, इसका हाइड्राइड हो गया, इसके बाद वापस से कार्बन है जो कि क्या है, एल्कीन की फॉर्म में है, इसका हो गया, और उसके बाद जो है CH3, ओके, ये भी कार्बन है, इसका हो गया। इनकी पीके वैल्यू मैंने ऐसा क्यों लिखा, ये तो बता रहा है इनकी एसिडिटी, ये तो क्या बता रहा है, इनकी एसिडिटी, एसिडिटी जितनी ज्यादा पीके वैल्यू उतनी ही, ओके ओके ओके, यहाँ पे मिस्टेक कर दी ना, ये ऐसे ही लिखना है, ठीक है, एसिडिटी जितनी ज्यादा उतनी ही पीके वैल्यू कम। तो ये एसिडिटी का ऑर्डर है, पीके वैल्यू कितना है इसका, 3.2, 15.7, 25, 36, 44 एंड ये हमारा 50 पीके वैल्यू। क्लियर। तो ये था सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स के हाइड्राइड्स की पीके वैल्यू क्या होती है और उस बेसिस पे उनकी एसिडिटी किस तरह से, एसिडिटी ऑर्डर किस तरह से होता है। चलो, तो ये तो था पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर है यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, स्टेबिलिटी ऑफ
कार्बन आयंस। और कौन अफेक्ट करता है एसिडिटी को? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयंस। ओके, पहला था हाइब्रिडाइजेशन किस तरह से अफेक्ट करता है sp sp2 sp3, और दूसरा है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। चलो, तो ये है हमारा HC, एसिटिलीन लिया है हमने। ओके, एसिटिलीन में से एक प्रोटॉन अगर रिमूव कर दे तो क्या होता है? कार्बन आयन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो मैं इधर वाला ना करके इधर वाला कर, कहीं से भी करो कोई बात नहीं, ठीक है, दोनों ही आइडेंटिकल है यहाँ पे। तो ये C, ओके, यहाँ पे आ जाएगा माइनस, और इस पे जो sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है उसमें एक लोन पेयर रहेगा। ठीक है, ये sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में एक लोन पेयर रहेगा। इसी तरीके से जब अगर मैं एल्कीन के लिए लिखूं तो क्या आएगा? एल्कीन के लिए आप एक हाइड्रोजन यहाँ से या एक प्रोटॉन रिमूव कर दे तो ये होगा CH, ये माइनस आएगा, और ये लोन पेयर किस में रहेगा? sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में रहेगा। ओके, और उसके बाद जो है हम लिखेंगे CH3 एल्केन के लिए, यहाँ से भी एक प्रोटॉन रिमूव कर दे अगर किसी भी तरीके से तो ये CH2 माइनस आएगा यहाँ पे, और ये जो लोन पेयर रहेगा वो किस में रहेगा? sp3 में रहेगा। अब क्योंकि मैंने अभी डिटेल में आपको बता दिया कि S कैरेक्टर क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, S कैरेक्टर ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रखेगा। ठीक है, ये सब मैंने बता दिया है, वापस रिपीट करने की जरूरत नहीं है। तो अब क्योंकि इसका ये जो लोन पेयर है किस में रहता है? sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में रहता है, तो ये लोन पेयर इस वाले कार्बन पे स्टेबल रहेगा, आसानी से ये कोई देगा नहीं अपना लोन पेयर, ये क्या रखेगा? अपने पास खींच के रखेगा, स्टेबल रखेगा इसको। ठीक है, ये क्या करेगा? ये दे सकता है अपने इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसमें इतनी कैपेसिटी नहीं है, इतना s कैरेक्टर नहीं है कि ये पूरी तरह से कुछ होल्ड करके रखता है, पूरी तरह से होल्ड करके रखे, इतनी कैपेसिटी नहीं है। ठीक है, और फिर sp3 में तो s कैरेक्टर और भी कम होता है, तो उस वजह से क्या होगा? ये भी पूरी तरह से इसको होल्ड करके नहीं रखेगा, और यहाँ पे जो है वो इलेक्ट्रॉन अपने लोन पे जो है वो दे सकता है। तो याद रखना, प्रोटॉन के एब्स्ट्रैक्शन के बाद या प्रोटॉन निकल जाने के बाद जो भी कार्बन आयन बना है, अगर वो कार्बन आयन स्टेबल है, क्या अगर वो कार्बन आयन स्टेबल है तो हम कहेंगे कि वो मॉलिक्यूल हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है। प्रोटॉन निकलने के बाद जो भी कार्बन आयन बना है, अगर वो स्टेबल है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। क्लियर है इतनी चीज? ठीक है, तो यहाँ पे फिर आप क्या कहेंगे कि एसिडिटी ऑर्डर अगर मुझे इनका लिखना हो तो हम किस तरह से लिखेंगे कि ये जो फर्स्ट का जो कार्बन आयन बना था ये सबसे ज्यादा स्टेबल था। ठीक है, फर्स्ट का कार्बन आयन सबसे ज्यादा स्टेबल था, उसके बाद जो है वो सेकेंड वाले का कार्बन आयन स्टेबल था, और सबसे कम स्टेबल जो है यहाँ पे एल्केन का कार्बन, एल्केन से बना हुआ कार्बन आयन था, एल्केन से बना हुआ कार्बन आयन था। तो ये इसका एसिडिटी ऑर्डर भी होगा और ये इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर भी होगा। यही स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बन आयन, ऑफ कार्बन आयन। ठीक है, यही इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर भी होगा। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि एक और रिलेशन आप बता सकते हैं कि एसिडिटी is directly proportional to stability of carbon ion। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, राइट। तो यहाँ पे एसिडिटी वाला जो आपका टॉपिक है वो कंप्लीट होता है कि एल्काइन की एसिडिटी को आप किस तरह से जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो दो फैक्टर, पहले तो हमने जनरल इंट्रोडक्शन दे दिया कि एसिडिटी को आप किस तरह से देखते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है, पीके वैल्यू किस तरह से देखते हैं। ठीक है, उनका रिलेशन देख लिया, उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन का इफेक्ट देख लिया, उसमें फिर एस कैरेक्टर का रोल देख लिया। ठीक है,
उसके बाद जो हमने स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन यहाँ पे देख लिया कि किस तरह से ये एसिडिटी को अफेक्ट करता है। फाइन, तो यहाँ पे आपका एसिडिटी वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो है हम इसकी केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ मैं वाइंड अप करती हूँ। कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज मुझे व्हाट्सएप पे पूछ लेना। ओके, थैंक यू।